बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, यानी हमारे पास डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स गिवन है, उन तमाम डिटर्मिनेंट्स को हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना सीखा, लेकिन यहां पर हम इसे एक्सपैंड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बता भी दिया विदाउट एक्सपेंशन जीरो के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है जितने भी डिटर्मिनेंट के कॉम्बिनेशंस हमें गिवन है। अब यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें बताता चलूं। जब भी आपको कीप इन माइंड, आपको सवाल आए विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूफ करना हो, यानी विदाउट एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस हो और प्रूफ करना हो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे उन डिटर्मिनेंट्स को जीरो बनाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो चीजों को जहन में रखना पड़ेगा, इन दो पॉइंट्स को जहन में रखना पड़ेगा, तब हम जीरो के इक्विवेलेंट प्रूफ कर सकते हैं। वो दो पॉइंट्स क्या है हमारे पास, मेक टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी जो भी आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन हो उसमें दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे अगर हम बना दें तब भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। सेकंड रूल क्या है जीरो बनाने के लिए, मेक एंटायर रो और कॉलम, पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम अगर जीरो बना दें हम तब भी डिटर्मिनेंट इक्विवेलेंट टू जीरो होगा। यानी जब भी आपने जीरो के इक्विवेलेंट किसी भी डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन के अंदर जीरो बनाना है तो ये दो काम करने पड़ेंगे हमें, यानी उस डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे बना दें तब भी उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होगा। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज है। सेकंड रूल क्या है, अगर हम एंटायर रो और कॉलम्स को भी जीरो बना दे तब भी डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आता, हमें एक्सपैंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें अहम बातें, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना है तो उसके ऊपर ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट्स, ये चीजें माइंड में होनी चाहिए हमारे जब भी हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ साथ मैं बताता भी चला जाऊंगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, पहला क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग रो और कॉलम बाय स्केलर, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हम किसी नॉन जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे डिटर्मिनेंट के साथ नहीं। अगर पूरे डिटर्मिनेंट के साथ करना है तो 1 बाय 1 हर रो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स के अंदर तो हम पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक नंबर के साथ, लेकिन जब मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट को या तो हम किसी रो के साथ करेंगे या तो किसी कॉलम के साथ करेंगे। दैट इज ये उसकी रिप्रेजेंटेशन, के एक नॉन जीरो नंबर है, रो कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसी तरह कॉलम के साथ भी हम यही करेंगे। सेकंड ऑपरेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज और कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक से ज्यादा रोज को भी कंबाइंड ऐड कर सकते हैं और एक से ज्यादा कॉलम्स को माइनस भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने रोज और कॉलम्स लिखा है, यानी एक से ज्यादा रोज को भी इकट्ठा ऐड किया जा सकता है और एक से ज्यादा कॉलम्स को भी इकट्ठा ऐड किया जा सकता है। लेकिन जब हमने बात करनी है मल्टीप्लिकेशन की तो सिर्फ एक रो या किसी एक कॉलम के साथ किसी नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे डिटर्मिनेंट को नहीं करेंगे। अब आते हैं थर्ड ऑपरेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये मेरे पास, यानी मल्टीप्लाइंग रो और कॉलम बाय अ स्केलर। यहां पर मैंने कहा था किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें और इसमें मैंने क्या कहा था, उनको ऐड किया जा सकता है। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब आप मल्टीप्लाई कर लें किसी रो या किसी कॉलम के साथ तो किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट के बेसिक्स अलजेब्रिक रूल्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट्स के अंदर इस एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, मुझे जितने भी डिटर्मिनेंट गिवन है उन सबको जीरो के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है और विदाउट एक्सपेंशन है। अब मुझे दो काम करने पड़ेंगे, या मैं ये बना दूं दो रोज या दो कॉलम एक जैसे, या पूरी रो या पूरा कॉलम जीरो बना दूं, तब भी मेरा आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आ सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है फर्स्ट वन, मुझे इसको जीरो के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। अब मुझे इसे जीरो बनाना है, या तो रोज एक जैसे बनाने पड़ेंगे या तो कॉलम एक जैसे बनाने पड़ेंगे। अब कैसे लेके चलना है,
कुछ चीजें ज़हन में रखनी है। ये तो मेरे पास एक सिंपल नंबर्स की फॉर्म है डिटर्मिनेंट्स की। अब देखिए ये 9 है, 18 है, 27 है। ये 9 का मल्टीपल मुझे नजर आ रहा है, ये 27, 54 और ये मेरे पास आ रहा है 81। ये मेरे पास आ रहा है 27 का मल्टीपल। जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो पहली चीज जहन में रखनी है कि किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन आता है या नहीं। अगर कॉमन आता हो तो सबसे पहले आपने कॉमन लेना, देन फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रूल ये भी याद रखें कि कॉमन अगर आता है किसी रो या किसी कॉलम से तो हमारा रिजल्ट आगे मूव कर सकते हैं। अगर मैं यहां से 3 को कॉमन ले लूं, क्योंकि अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 27 बनता है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 54 बनता है, इसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है। अगर मैं यहां C2 से 3 कॉमन ले लूं तो मेरे साथ ये वाला कॉलम मैच कर सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं टेकिंग कॉमन थ्री फ्रॉम C2 से मैं कॉमन ले रहा हूं। जब मैं यहां से 3 कॉमन लूंगा तो बाहर मल्टीपल की फॉर्म में आएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा 9 एज इट इज, 18 एज इट इज, 27 एज इट इज। जब मैं 3 कॉमन लूंगा, यहां से 3 कॉमन आएगा तो इधर क्या रह जाएगा 9, इधर क्या रह जाएगा 18 और इधर आ जाएगा 27। और ये रो मेरे पास, सॉरी ये कॉलम एज इट इज आ जाएगा 36, 24, 28। अब यहां देख सकते हैं कि मेरे पास C1 और C2 एक जैसे हैं। तो फर्स्ट चीज मैंने क्या करा, जीरो बनाने के लिए 2 रोज या 2 कॉलम्स अगर एक जैसे बन जाए तब हमारा डिटर्मिनेंट डायरेक्ट जीरो होगा, उसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं होती। इधर तो मेरे पास क्या बन रहा है C1 और C2, बिकॉज इसको जीरो के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 3। इसका डायरेक्ट आंसर मैं जीरो लिखूंगा बिकॉज इधर रीजन देंगे C1 इज आइडेंटिकल टू C2, यानी आइडेंटिकल ये सिंबल यूज करेंगे। तो फाइनल क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर 0 विच इज राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इस डिटर्मिनेंट को भी मुझे 0 के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। अब इसको 0 बनाना है हमने। देखिए जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तब आपने एक काम करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है, जो भी नंबर्स होंगे उनका आपने एलसीएम लेना है। यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में ए है, बी है और सी है मेरे पास। जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू ये 1/a है, ये 1/b, 1/c, डिनोमिनेटर वाले जितने भी नंबर्स होंगे आपने उसका एलसीएम लेना है। जब भी आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है विदाउट एक्सपेंशन वाले सवालों में, जब मैं इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम इन 3 नंबर्स का, तो ये ए बी सी आएगा मेरे पास। जब एलसीएम आ जाए आपने इसी के साथ, क्योंकि मुझे नीचे डिनोमिनेटर से नंबर्स को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने का यही तरीकाकार होता है। जितने भी नंबर्स हो नीचे हम उनका एलसीएम लेते हैं और उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो एलसीएम आता है। इट्स मीन मुझे ए बी और सी, यानी जो एलसीएम आया है ए बी सी, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑपरेशंस हम इस तरह लिखेंगे बाय, ये एक नॉन जीरो स्केलर है, मैं ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं, यानी ए बी सी को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, C1 के साथ। इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन C1 आएगा हमारे पास। अब मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं ए बी सी को। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, जब अपनी तरफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉलम के साथ या किसी रो के साथ तो वो डिवाइजर में बाहर लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, ये रूल्स हैं, जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम 1 to 10 उसमें ये कंडीशंस लिखी गई है। जब अपनी मर्जी के साथ किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए किसी कॉलम से किसी रो के साथ, तो बाहर हमें डिवाइड लाजमी करना पड़ता है। जब ये डिवाइड आ जाएगा तो अंदर मैंने C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा ए बी सी 1/b, ए बी सी 1/c, ए बी सी, ये आ जाएगा बी सी ए सी ए बी, और इधर क्या आ जाएगा बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी। तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया ए बी सी जिनका मैंने एलसीएम लिया था। अब यहां से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगी, बाहर तो आ जाएगा 1/a बी सी, और यहां पर बचेगा बी सी आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा ए
C, और यहां पर भी क्या बचेगा मेरे पास, सॉरी यहां से C कैंसिल होगा और यहां पर बचेगा A B, यानी इसको सॉल्व किया तो ये नंबर्स बच गए और ये एज इट इज आ जाएंगे B C A C और A B, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा B प्लस C A प्लस C A प्लस B के इक्विवेलेंट। अब देखिए यहां पर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, जब आइडेंटिकल हो जाए या सेम हो जाए तो उसका आंसर विल बी जीरो। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसका आंसर जीरो बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/ABC, इसका आंसर जीरो होगा। उसकी रीजन हम लिखेंगे आगे, बिकॉज C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल हैं। C1 इज आइडेंटिकल टू C2, आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे, जब कॉलम्स एक जैसे हो जाए उनका आंसर जीरो बनता है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो विच इज जीरो, जो हमने प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन। हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया कि वो जीरो के इक्विवेलेंट आता है, दैट इज राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डिटरमिनेंट गिवन है, इसको मुझे जीरो के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, अब मुझे इसको जीरो इक्विवेलेंट प्रूव करना है। कैसे, यहां मैं दो रोज आइडेंटिकल बना दूं या एक पूरी रो एक पूरा कॉलम जीरो बना दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस डिटरमिनेंट को गौर से देखें, मेरे पास तीन लेटर्स हैं A B और C, A B C, इधर भी A B C है मेरे पास, ठीक है। अब यहां पर इस कॉलम में C लेटर मिसिंग है, इसमें B मिसिंग है और इसमें मेरे पास A मिसिंग है। यानी अगर इसको A के साथ सॉरी C के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तब ABC कंप्लीट हो जाएगी लेटर्स के हिसाब से, इसमें B मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ABC कंप्लीट हो जाएगी लेटर के हिसाब से, अगर इसको मैं A के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तब भी कंप्लीट हो जाएगी लेटर के मुताबिक। लेकिन यहां पर क्योंकि मुझे जीरो के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, बता तो दिए इसको C के साथ करना ही है हमने, यानी C1 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, C के साथ, लेकिन ये माइनस C के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, आगे जाके उसकी रीजन बताऊंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस C को C के साथ मल्टीप्लाई करवाया और इसको मैंने B के साथ मल्टीप्लाई करवाया C2 को, और लास्ट में ये इसमें A मिसिंग है तो मैंने माइनस A के साथ मल्टीप्लाई करवाया C3 को। जब किसी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो मैंने इसमें बताया है कि जब अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करें तो हमें डिटर्मिनेंट में बाय डिवाइजर की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो इधर मैंने C के साथ मल्टीप्लाई किया, B के साथ भी किया और माइनस C के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास डिवाइजर में आ जाएगा माइनस C, पहले C आएगा फिर B और फिर A के साथ, क्योंकि मैंने हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, C1 के साथ भी, C2 के साथ भी और C3 के साथ भी। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय डिवाइजर की फॉर्म में आता है, तो मैंने इसको C1 के साथ सॉरी माइनस C के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 0 माइनस AC और इसको माइनस BC के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, B के साथ, माइनस AB, ये 0 ही रहेगा, BC आ जाएगा मेरे पास। इसको मैंने माइनस A के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा AB, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा AC और ये 0 का 0 ही रहेगा। अब देखिए तमाम कॉम्बिनेशन, अगर इनको देखें ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर इनको देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी ऑल्टरनेटिव साइन बन चुके। अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, तमाम कॉलम्स को इकट्ठा कंबाइंड ऐड कर दूं, तो मेरे पास वो रिजल्ट ड्राइव हो सकता है। तो मैं क्या यहां पर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, बाय C1 में ऐड करूंगा C2 को भी और C3 को भी, तो चेंज इन C1 आएगा, यानी C1 के अंदर चेंज लेकर आएंगे हम। मैंने क्या करना है, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को इसमें ऐड करना है, तब मेरा रिजल्ट करीब करीब पहुंच जाएगा। तो मैं यहां पर ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं, एक से ज्यादा रोज और एक से ज्यादा कॉलम्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा 1/ABC। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तमाम नंबर को, 0 माइनस AB प्लस प्लस AB, यानी इन तमाम नंबर्स को C2 और C3 की एंट्रीज को मैं किस में ऐड कर रहा हूं, C1 में। इनको भी ऐड करना है इसमें, माइनस AC प्लस 0 प्लस AC, इन दोनों को भी इसमें ऐड करना है, माइनस BC प्लस BC प्लस 0। ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि चेंज किस में आया, जस्ट C1 में। तो माइनस AB वैसे 0 BC, यह आ जाएगा AB AC और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट। अब देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, C1 का 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा 1/AB
बी सी, तो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा C1 0 0 0 0, और ये वैसे आ जाएगा माइनस ए बी 0 बी सी ए बी ए सी और 0 के इक्विवेलेंट आ गया। अब देखिए मैंने कहा था या तो आइडेंटिकल बना दें, जैसे पहले दो केसेस के अंदर, पहले दो पार्ट्स के अंदर हमने एक जैसे रोज और कॉलम्स 0 बनाए तो आंसर 0, या तो मेक एंटायर रो और कॉलम, पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जाए तब भी आंसर 0। तो मेरे पास C1 0 बन चुका है, तो इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा। दैट्स मीन 1 ओवर ए बी सी ए इज इक्वल टू 0। C1 0 है तो आंसर विल बी 0 विच इज 0 एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट भी प्रूफ्ड हो जाएगा, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। मुझे इस डिटर्मिनेंट को भी 0 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पर लिख लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर गौर से देखें, यहां पर मेरे पास साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट और कॉट की स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। 10th क्लास के अंदर हम ये आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, इसे फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कहा जाता है। ये आगे जाके इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर्स के अंदर जाके ये आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। ये साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर। यानी इसी को यूज करेंगे और इस डिटर्मिनेंट को 0 बनाना है हमने। अब देखिए मुझे यहां पर साइन स्क्वायर है और यहां पर कॉस स्क्वायर है। अगर मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूं साइन स्क्वायर, यानी इस C3 को C1 में अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उसका रिजल्ट किसके बराबर होता है 1। तो यहां पर 1 बन जाएगा, यहां पर भी 1 मेरे पास मौजूद है। अगर मैं इस 1 को इसमें ऐड करूंगा तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज सेकंड स्क्वायर। तो वो इस तरह की फॉर्म बनेगी मेरे पास, ये भी मैच कर जाएगी। अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो ये मेरे पास बनता है 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर। लेकिन मेरे पास तो फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूं, मैं इसको इधर ले आऊं और उसको उधर ले जाऊं, 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा, तो ये कॉम्बिनेशन भी मेरे पास बन जाएगा। इट्स मीन मुझे करना क्या है, यानी C1 में मुझे ऐड किसको करना है, C3 को। C3 को ऐड करेंगे इसमें तो चेंज आ जाएगा C1 में, आ जाएगा चेंज। इसको कैसे लिखेंगे हम, विच इज इक्विवेलेंट टू, इसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको इसमें ऐड किया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इसको इसमें ऐड किया तो 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये वैसे ही आ जाएगा मेरे पास 1 सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो ये वैसे ही आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 1, क्योंकि जस्ट मेरे पास C1 में चेंज, जिसमें ऐड किया जाए उसी में चेंज आता है। इस बात को जहन में रख लें, क्योंकि मैंने C3 को ऐड किस में किया, C1 में, तो C1 का नया कॉलम बन चुका। अब ये तो मैच कर रहा है, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसको मैं 1 लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज सेकंड स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर के बराबर। और ये भी मैंने आपको बना दिया 1 माइनस कोसेकेंट किसके बराबर होता है इस फार्मूले की मदद से, तो माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो ये वैसे की वैसे आ जाएंगे 1 सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस कोसेकेंट सॉरी कॉट स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 1, ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एक जैसा है, यानी C1 इज आइडेंटिकल टू C2, तो मेरा डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इट्स मीन ये आ जाएगा 0 के, विच इज राइट हैंड साइड, बिकॉज C1 इज आइडेंटिकल टू C2। C1 और C2 एक जैसे हैं, तो रूल के मुताबिक तो उसका आंसर क्या होगा, मेरे पास 0 के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने 5th नहीं करवाया, 5th और 7th एक जैसे हैं, अभी बाद में इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं 6 करवा रहा हूं, 4th के बाद 6 पार्ट, क्योंकि ये रिलेट करता है इसके साथ। अगर इसको गौर से देखें तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देगा आपको, वैल्यूज थोड़ी सी आगे पीछे हैं लेकिन है सिमिलर। इसमें भी 3 लेटर यूज किए गए थे, A B C, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। इसमें भी 3 लेटर यूज किए गए हैं, X Y और Z, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स के साथ।
इसको भी मुझे जीरो प्रूव करना है। इसी तरह ऑपरेशन हम यूज करेंगे जीरो बनाने के लिए। जैसे इस पार्ट को मैंने सोल्व करवाया वैसे ही इसको लेके चलना है। अब देखिए यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको जीरो प्रूव करना है। इस कॉलम में जैसे मैंने यहां पर बताया था इसमें सी मिसिंग था, तो इधर मैंने सी के साथ ये माइनस के साथ किया, लेकिन इसमें नहीं करना हमने काम। ये इसको मैंने सी के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, इसको मैंने बी के साथ जो मिसिंग था, इसमें मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया जो मिसिंग था। अब इसमें भी मैं यही काम करूंगा, इसमें जी मिसिंग है तो इसको मैं जी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा बाय, यानी C1 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा जी के साथ। और इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है मेरे पास x, तो इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। और लास्ट में इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है मेरे पास y, तो इसको मैं y के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तब मेरा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करना है हमने। अब देखिए जब मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया z, x और y, तो मैंने कहा था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जब अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करवाएं किसी कॉलम या रो के साथ तो बाहर डिटर्मिनेंट में डिवीजन की फॉर्म में आता है। तो डिवीजन में क्या क्या आएगा, z आ जाएगा, x के साथ भी मल्टीप्लाई किया और y के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई किया। मैंने अभी तरतीब इसी तरह रखी जिस तरह मैंने मल्टीप्लीकेशन के, बाद में से अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं जरा इसको, यानी C1 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया z के साथ, तो यह आ जाएगा x z, ये हो जाएगा 0, इसको भी z के साथ माइनस y z के इक्वलेंट, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया x के साथ, तो ये जाएगा माइनस x z, और इसको मैंने x के साथ ये भी xy बनेगा, ये 0, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया C3 को y के साथ, तो ये जाएगा 0 माइनस xy और yz। आप देख सकते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्बिनेशन अंदर बन चुका है। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बिल्कुल उसी तरह का डिटर्मिनेंट बन चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया था जी, यानी इन दोनों कॉलम्स को C2 और C3 को मैंने C1 में ऐड किया था। जैसे यहां पर किया था इधर भी मैं वैसे ही करूंगा। तो इसको मैं अब तरतीब दे देता हूं, बाहर वाले नंबर्स को ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाय। कौन सा ऑपरेशन, जहां पर जो मैंने लिखा क्या करना है, मैंने इन दो नंबरों को ऐड करना है इसके इन C1 में। तो बाय C1 में कौन कौन सा कॉलम ऐड होगा, C2 C3, तो चेंज किस में आ जाएगा, C1 के अंदर। C1 के अंदर तमाम एंट्रीज लिखेंगे तो मेरे पास वैल्यूज क्या बचेंगी, इधर 1/x y z, तो इधर मैं लिखूंगा ये दोनों इधर ऐड करेंगे, इधर x z था माइनस एक्स जी प्लस 0 आ जाएगा मेरे पास, प्लस 0 आ गया। पहले इधर 0 है, 0 में क्या क्या ऐड करना है, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई के इक्वलेंट, इधर माइनस वाई जेड था, इन दोनों को ऐड करना है इसमें, प्लस 0 माइनस प्लस वाई जेड। ये दो कॉलम एक जैसे ही आ जाएंगे, वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, माइनस एक्स जेड एक्स वाई 0 माइनस एक्स वाई वाई जेड। अब देखिए यहां पर ये टर्म ये और ये तमाम कैंसिल हो गई। जैसे यहां पर C1 में 0 0 बचा था तो इधर भी 0 0 बचेगा, विच इज इक्वलेंट टू 1/x y z 0 0 0, और ये वैसे के वैसे आ जाएगा माइनस एक्स जेड एक्स वाई 0, इधर क्या बचा था 0 माइनस एक्स वाई वाई जेड। अब ये पूरी की पूरा कॉलम 0 हो चुका है, इट्स मीन इसका आंसर 0 आएगा, 1/x y z इंटू 0, दैट इज 0 के इक्वलेंट। और फाइनल ये रिजल्ट भी प्रूव्ड हो गया, विदाउट एक्सपेंशन इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है जिसको मुझे 0 के इक्वलेंट प्रूव करना है। अब फिफ्थ और सेवंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, इससे पहले मैं सिक्स्थ पार्ट करवा चुका हूं। सिक्स्थ रिलेट करता है पार्ट 3 के साथ, क्योंकि अब मैं फिफ्थ और सेवंथ को एक साथ सॉल्व करूंगा ताकि इन दोनों को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। ये मेरे पास क्यूब के कॉम्बिनेशन इसमें गिवन है और इसमें स्क्वायर्स के कॉम्बिनेशंस गिवन है। चले पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, मेरे पास ये डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में है। पहले तो मुझे क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये इक्विवेलेंट होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बाकी वैसे c माइनस डी का होल क्यूब, e माइनस एफ का होल क्यूब। पहले मैं a माइनस बी का होल क्यूब अगर हमें समझ आ जाए तो बाकी वैसे ही कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। अगर देखिए जब इसका फार्मूला ओपन करता हूं a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो इक्विवेलेंट होता है मेरे पास a माइनस बी
और 3 टाइम्स ए बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी का कॉम्बिनेशन देखें तो वो मेरे पास ये बनता है, इतना हिस्सा, ये पार्ट इसके साथ मैच करता है और ये वाला पार्ट इसके साथ क्यूब के फॉर्मूले में मैच करता है। ये C3 में लाई कर रहा है और ये C2 के अंदर लाई कर रहा है मेरे पास ये वैल्यू। अब देखें, मुझे एक जैसे कॉलम बनाने हैं, वो मैं कैसे लेके चलूंगा कि मेरे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो ये बन जाएगा जो कि फर्स्ट C1 की एंट्रीज के साथ मैच करेगा। तो मैंने क्या करना है, इस C3 को बाहर नंबर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3 और उसको सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना है C2 के साथ। यानी जब मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन बनाना है तो ये C3 की एंट्री है, इसको मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा किसके साथ, C2 के साथ, तब मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इट्स मीन मुझे यहां पर जो ऑपरेशन अप्लाई करना है एक जैसे कॉलम बनाने के लिए वो मैंने बता दिया, C2 माइनस 3 टाइम्स C3, तो चेंज किस में आ जाएगा C2 के अंदर। अब मैं कॉम्बिनेशन यानी इसको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करना है। अब देखिए कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं मेरे पास, ये तो वैसे ही आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, c माइनस डी का होल क्यूब, e माइनस एफ का होल क्यूब। अब जब मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 के साथ, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है तो C2 में चेंज आना है, यानी तमाम वैल्यू C2 के अंदर लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये C2 पहले से ही है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे तो ये माइनस 3 ए बी ए माइनस बी। अब इसी तरह इसमें लिखेंगे c क्यूब माइनस डी क्यूब, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे, माइनस 3 टाइम्स सी डी सी माइनस डी के इक्वलेंट। इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ई क्यूब माइनस एफ क्यूब, 3 टाइम्स ई एफ ई माइनस एफ के बराबर। C2 में चेंज आ गया, बाकी ये वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी, ए बी ए माइनस बी, सी डी सी माइनस डी, ई एफ ई माइनस एफ के इक्वलेंट। अब क्योंकि होल क्यूब का फॉर्मूला ये पूरे का पूरा है मेरे पास, जब मैंने ये कॉम्बिनेशन बना के सॉल्व किया तो मेरे पास ये होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है, इधर a माइनस बी का, इधर c माइनस डी का और इधर e माइनस एफ का। तो ये इक्वलेंट आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब, c माइनस डी का होल क्यूब, e माइनस एफ का होल क्यूब। ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, ये कंप्लीट ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और ये क्लोज हो जाएगा c माइनस डी का होल क्यूब और ये मेरे पास क्लोज हो जाएगा e माइनस एफ का होल क्यूब। और ये वाली टर्म्स ऐसे आ जाएंगी, a b a माइनस बी के इक्वलेंट, c d c माइनस डी के इक्वलेंट, e इंटू एफ e माइनस एफ। अब देखिए यहां पर C1 और C2 एक जैसे हैं, जब जीरो बनाना हो तो 2 रोज या 2 कॉलम्स एक जैसे बना दें। यहां पर C1 और C2 एक जैसे बन गए तो यह आंसर किसके बराबर आएगा 0, विच इज राइट हैंड साइड, बिकॉज C1 इज आइडेंटिकल टू C2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी मेरे पास। नेक्स्ट 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। मुझे इस डिटर्मिनेंट को भी 0 के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इस लेफ्ट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट्स के अंदर स्क्वेयर्स के कॉम्बिनेशन है, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जैसे c माइनस डी का होल स्क्वायर है, c प्लस डी का होल स्क्वायर है, e माइनस एफ का होल स्क्वायर है तो e प्लस एफ का होल स्क्वायर है। 9th क्लास के अंदर हमने कॉम्बिनेशंस कुछ पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इक्विवेलेंट था मेरे पास 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्विवेलेंट। अगर मैं माइनस की बात करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab के। यानी मैंने ये फार्मूला यूज करना है, क्योंकि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से क्या माइनस करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट बन जाएगा मेरे पास। क्योंकि C3 की एंट्रीज मल्टीपल की फॉर्म में है तो ये फार्मूला हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। इट्स मीन ये मेरे पास C2 है और ये C1 है, ये C2 की एंट्री है और ये C1 की एंट्री है, यानी C2 माइनस C1 करना है तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, C2 के अंदर। तो मैं C1 को माइनस करो C2 के अंदर तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही c माइनस डी का होल स्क्वायर, e माइनस एफ का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा।
अब C2 में क्या माइनस करना है, इट्स मीन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो रहा है, c माइनस डी का होल स्क्वायर। इसमें भी ऐसे करेंगे e प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस e माइनस एफ का होल स्क्वायर, और ये टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएंगे a b c d e f, बिकॉज इधर रीजन दे दें कि मैंने क्या किया है, बाय C2 माइनस C1, तो चेंज किस में आ गया, C2 के अंदर, क्योंकि मुझे ये कॉम्बिनेशन बनाना था तभी वो 4AB बनेगा। उधर मैंने रेफरेंस दे दिया, आप इधर रेफरेंस दे सकते हैं, बिकॉज इधर एक रेफरेंस दे देते a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4AB के बराबर, यानी इसको 4AB, इसको 4CD, इसको 4EF लिखूंगा मैं, तो ये वैसे आ जाएगा कॉम्बिनेशन मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, c माइनस डी का होल स्क्वायर, e माइनस एफ का होल स्क्वायर। इसकी जगह मैं लिखूंगा 4AB, इसकी जगह मैं लिखूंगा 4CD, क्योंकि अल्फाबेट्स चेंज करने हैं, और इधर आए 4EF के बराबर A B सॉरी C D E F। अभी ये मैच नहीं करे, यहां 4 का मल्टीपल है, 4 को कॉमन लेते फिर वो मैच कर देगा, टेकिंग कॉमन 4 फ्रॉम C2 से जब 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 कॉमन आ गया यहां से, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, c माइनस डी का होल स्क्वायर, e माइनस एफ का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया, a b c d e f, ये ऑलरेडी मेरे पास है a b c d e f, तो ये मेरे पास C2 और C3 एक जैसे आ गए, तो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा बाय दिस रूल। दो कॉलम्स आइडेंटिकल, तो आंसर विल बी 0। 4 बाय मल्टीपल में था, इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, और दैट इज 0 विच इज राइट हैंड साइड। और इसकी आपने रीजन लिखनी है, क्योंकि C2 इज आइडेंटिकल टू C3 के इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास इस पार्ट का भी सॉल्यूशन आ चुका है। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स कंप्लीट किए। इस एक्सरसाइज के अंदर विदाउट एक्सपेंशन सीखा। विदाउट एक्सपेंशन के लिए ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, किस तरह हम जीरो बना सकते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से, इन्हीं रूल्स की मदद से अगर ये आपके जहन में हो, तो हमारे लिए किसी भी टाइप का डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन जीरो बनाना हो तो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।